नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर गहराई से नजर डालेंगे जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है, रतन टाटा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास रतन टाटा एक प्रेरक यात्रा से मिली जानकारी है और हमारा लक्ष्य है उनकी कहानी से नेतृत्व, दूरदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के जो अहम पहलू हैं उन्हें समझना। जी, और उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की कहानी नहीं है ना? वो मूल्यों के सिद्धांतों की कहानी ज्यादा है। उनका जन्म तो खैर 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के टाटा परिवार में हुआ। हाँ, प्रसिद्ध परिवार। लेकिन उनका बचपन उतना सीधा साधा नहीं था जैसा शायद लोग सोचते हैं। माता पिता अलग हो गए थे तो उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। अच्छा। शायद इसने उनमें एक अलग तरह की संवेदनशीलता और थोड़ी आत्मनिर्भरता भी भरी। और उनकी शिक्षा वो भी काफी फैली हुई थी। भारत में शुरुआती पढ़ाई, फिर अमेरिका चले गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्चर। और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये दिलचस्प है, आर्किटेक्चर से शुरुआत और फिर बिजनेस लीडरशिप की ऊंचाइयों तक। सही कहा। स्रोत भी यही बताते हैं कि आर्किटेक्चर ने शायद उन्हें डिजाइन और स्ट्रक्चर की एक तरह से सिस्टम्स को समझने की नजर दी होगी। हाँ, हो सकता है। और हार्वर्ड ने फिर वो मैनेजमेंट स्किल्स दिए जो इतने बड़े समूह को चलाने के लिए जरूरी थे। हाँ। पर असल सीख तो शायद जमीन पर ही मिली उन्हें। वो शॉप फ्लोर वाली बात है ना। 1961 में टाटा स्टील जमशेदपुर में सीधे शॉप फ्लोर से शुरुआत। जी हाँ, किसी एसी केबिन से नहीं। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान खींचती है। सीधे भट्टी और मिलों में मजदूरों के साथ काम करना। ये अनुभव सिर्फ टेक्निकल तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उनके लीडरशिप पर क्या असर पड़ा होगा? क्या कहते हैं स्रोत इस पर जोर देते हैं कि इससे उन्हें जमीनी हकीकत समझ आई। कर्मचारियों की चुनौतियां क्या हैं, कंपनी असल में चलती कैसे है, वो सब। प्रैक्टिकल नॉलेज। एकदम। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था। तभी तो जब 1991 में JRD टाटा के बाद उन्होंने लीडरशिप संभाली तो वो तैयार थे। हालांकि तब ग्रुप कई कंपनियों का एक ढीला ढाला सा संघ था। हाँ, बिखरा हुआ सा। उसे एकजुट करना ही अपने आप में एक बड़ा काम था। और यहीं पे उनकी वो स्ट्रैटेजिक सोच दिखती है। पहली बड़ी चीज जो उन्होंने की वो थी एकीकृत ब्रांड रणनीति। सारी कंपनियों को टाटा नाम के नीचे लाना। बिल्कुल। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा था, है ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ लोगो बदलने की बात नहीं थी। ये ग्रुप को एक पहचान देना था, अंदरूनी तालमेल बढ़ाना था और दुनिया के सामने एक सिंगल मजबूत ताकत के तौर पर पेश करना था। इससे भरोसा बढ़ता है, निवेशकों का भी, ग्राहकों का भी। बिल्कुल। और इसने अगले बड़े कदम के लिए जमीन तैयार की, ग्लोबल एक्सपेंशन। और वो ग्लोबल विस्तार तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी था। 2000 में टेटली टी। हाँ, यूके की बड़ी चाय कंपनी। फिर 2007 में कोरस स्टील, यूरोप की। जी। और फिर सबसे चर्चित 2008 में जगुआर लैंड रोवर्स, JLR। वो सौदा तो उस वक्त बड़ा जोखिम भरा माना गया था। हाँ, बहुत। आर्थिक मंदी का भी दौर था। तो इसके पीछे क्या सोच थी? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ 2 लग्जरी ब्रांड खरीदना नहीं था, ये टाटा मोटर्स को ग्लोबल ऑटोमोटिव स्टेज पर लाना था। एडवांस्ड इंजीनियरिंग, डिजाइन कैपेबिलिटीज तक पहुंच बनानी थी। और विकसित बाजारों में पैठ बनाना। सही। बहुत वित्तीय दबाव आया शुरू में, पर यह उनकी लॉन्ग टर्म ग्लोबल विजन का सबूत था और बाद में ये सही भी साबित हुआ। एक तरफ ये ग्लोबल महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ उनका वो सपना जो बिल्कुल भारत के आम आदमी से जुड़ा था, टाटा नैनो। हाँ, नैनो। 2009 में जब वो 1 लाख रुपए की कार आई, दुनिया भर में हलचल मच गई थी। नैनो का बिजनेस परफॉर्मेंस भले ही उम्मीदों पर खरा ना उतरा हो, पर उसे सिर्फ बिक्री के आंकड़ों से देखना शायद ठीक नहीं। हाँ, कहानी अधूरी रह जाएगी। स्रोत इसे रतन टाटा के इनोवेशन, इंजीनियरिंग का कमाल और सबसे बढ़कर आम भारतीय परिवार को एक सेफ, सस्ती गाड़ी देने के सामाजिक सरोकार के तौर पर देखते हैं। ये उनके उस विश्वास को दिखाता था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है। बिल्कुल। और ये सामाजिक सरोकार सिर्फ नैनो तक ही नहीं था। उनकी अपनी सादगी, ईमानदारी की बातें तो हैं ही। हाँ, वो तो जग जाहिर है। लेकिन टाटा ट्रस्ट के जरिए ग्रुप की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 65% वापस समाज को देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रूरल डेवलपमेंट में। ये अद्भुत है। सच में ये JRD टाटा की विरासत को और मजबूत करना था।
जी, और रतन टाटा ने इसे बखूबी आगे बढ़ाया। इसी सब के लिए तो उन्हें पद्म भूषण 2000 और फिर पद्म विभूषण 2008 जैसे सम्मान मिले। और वो 26/11 हमलों के बाद की बात भी याद आती है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों और कर्मचारियों की देखभाल की, वो उनके मानवीय पक्ष को दिखाता है। 2012 में रिटायरमेंट के बाद भी वो रुके नहीं, स्टार्टअप्स में निवेश करते रहे, उन्हें गाइड करते रहे। ओला, पेटीएम जैसे नाम आते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सीखने और योगदान देने की इच्छा हमेशा रही उनमें। तो कुल मिलाकर रतन टाटा की यात्रा हमें क्या सिखाती है? मेरे विचार में ये दिखाती है कि बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस सक्सेस और गहरे सामाजिक सरोकार, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मतलब JLR जैसा ग्लोबल दाव और नैनो जैसा जमीनी सपना, दोनों एक ही लीडरशिप की सोच से निकले थे। हाँ, ये संतुलन ही शायद उनकी विरासत का मूल है। सही कहा। उनका एक कथन है जो अक्सर सुनने में आता है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। कमाल का आत्मविश्वास है ये। बिल्कुल, और ये उनकी कार्यशैली में दिखता भी है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि रतन टाटा की विरासत